स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम की, जो कि स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी कि P2I बैच का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। और फीचर ना कह के मैं तो ये कहूंगा कि ये एक तरह से स्टडी IQ का वन ऑफ इट्स काइंड सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। तो आज इसकी डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ MRP के डायरेक्टर दिनेश मूर्ति मेरे साथ हैं। वेलकम दिनेश टू दिस सेशन। थैंक यू सो मच। तो दिनेश, बिफोर वी बिगिन डिस्कशन ऑफ आवर MRP प्रोग्राम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्योंकि ये डिस्कशन मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम की है, तो मेंस की जो प्रिपरेशन है वो प्रीलिम्स से कैसे अलग है? प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो एक तरह से वो क्वालिफाइंग एग्जाम है, राइट। बट अगर मैं बात करूं कि सिविल सर्विसेज का जो होली ग्रेल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, वो मेंस फेज है। राइट। तो मेंस की प्रिपरेशन को आप कैसे देखते हैं? वो प्रीलिम्स से कैसे अलग है? राइट। तो सर, ये जो यूपीएससी द्वारा, कमीशन द्वारा जो सिविल सर्विसेज एग्जाम बनाया गया है, इनका जो कंडक्ट करते हैं, ये काफ़ी साइंटिफिक प्रोग्राम है। साइंटिफिक इन द सेंस वो एक पर्सनैलिटी की, एक ह्यूमन बीइंग की कंप्लीट पर्सनैलिटी को असेस करती है। तो इसमें उन्होंने बड़ा साइंटिफिक तरीके से प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनल इंटरव्यू, जो इंटरव्यू राउंड है, वो उन्होंने डिवाइस किया। जो प्रीलिम्स होता है उसमें एक यूनिलैटरल इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स रिलेटेड फैक्ट्स को समझते हैं, और उनको टेस्ट भी इसी आधार में किया जाता है कि अगर हम आपको क्वेश्चन और आंसर एक ही साथ दे दिया जाए तो आप जो गिवन आंसर्स हैं उसमें से बेस्ट पॉसिबल आंसर कैसे सेलेक्ट करें। तो इसमें एप्लीकेशन जो है इन फ्रंट ऑफ आंसर्स है। दूसरा जो मेंस वाला पार्ट है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट ने ग्रास्प किया है, उसको होल्ड किया है, उसको मेमोराइज किया है, उसको एक अलग स्किल सेट से आपको पेन और पेपर के थ्रू आपको रिटन फॉर्मेट में दिया जाता है। तो जो मेंस आंसर्स हैं, दैट इज द बेसिस और द स्किल सेट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द मेंस एग्जाम। और जो इंटरव्यू वाला फेज है, इस पे आपको जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो एनालिटिकल स्किल है, उसको थ्रू वर्ड्स आपको समझाना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। तो ये जो साइंटिफिकली डिवाइस्ड प्रोग्राम है, इसी में ही एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन प्रीलिम्स, मेंस एंड द इंटरव्यू। दोस्तों, दिनेश ने हमें बताया कि कैसे यूपीएससी जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के 3 अलग अलग फेजेस यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू से अलग अलग स्किल एक तरह से आपकी टेस्ट करना चाहती है, और इसीलिए इन तीनों फेजेस की जो डिमांड है स्टूडेंट से वो भी काफी अलग है। राइट। तो इसके बाद दिनेश हम बात करेंगे कि मेंस के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करता है स्टूडेंट। तो अगर मैं पहली प्रॉब्लम की बात करूं तो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव यानी कि एक तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? सर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ये होलिस्टिक होगी जब आपका प्रीलिम्स और मेंस एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में आप तैयारी करते हो। और मेरा मानना तो ये है कि आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी फ्रॉम डे वन ही प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो उसको एक बहुत अच्छे तरीके से जब तक आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे इन राइटिंग एंड बाय वर्ड्स, आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है ना, ये बिखर जाएगी, ये जो है डिवाइडेड होगी, सेगमेंटेड होगी। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है, गिवन द वॉल्यूम ऑफ द सब्जेक्ट्स यू हैव टू स्टडी, ये एक सेगमेंटेड अप्रोच फॉलो कर लेते हैं। तो हम पहले सोचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम पहले प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं, उसको पहले क्लियर करेंगे, और मेंस पे उनका ध्यान नहीं रहता है। तो इवन दो दे नो द कॉन्सेप्चुअल एंड द फैक्चुअल एंगल ऑफ द एग्जाम, वो एनालिटिकल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डिस्कस द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड वो नहीं बन पाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि ये जो फ्रैगमेंटेड तरीका अप्रोच है, जो वो एकदम से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रिपरेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में अलग अलग रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस करें। अब अगर मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक और बड़ी प्रॉब्लम की बात करूं, मेंस में जो हर बच्चा, एंड आई एम श्योर आपने भी फेस किया होगा, मैंने भी फेस किया था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, वो ये था कि आंसर राइटिंग का जो फियर है उसको ओवरकम करना बड़ा मुश्किल महसूस करते हैं, और बच्चे लास्ट मोमेंट तक आंसर राइटिंग को डिले करते रहते हैं, ये सोचकर कि मेरा सिलेबस पूरा होगा उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। तो ये जो फियर ऑफ आंसर राइटिंग है उसको आप कैसे देखते हैं? इज इट अ जेन्युइन फियर या कैसे? तो फियर ऑफ आंसर राइटिंग इज रियल, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन ही सेगमेंटेड तरीके से उसने ग्रास्प जब किया है, वो एनालिटिकल एबिलिटी ही नहीं बनी है, तो वो डरता है आंसर लिखने से। क्यों डरता है? क्योंकि जो मेंस का प्रोसेस है, दैट इज सराउंडिंग अराउंड मेंस टेस्ट सीरीज। तो उस पे होता ये है कि आप जब टेस्ट लिखने के लिए जाते हैं
और आप आंसर्स लिखते हो जिसकी स्किल सेट आपकी बनी नहीं है, तो एक काफी प्रीमेच्योर सा आंसर आप देते हो और उस पे जो है इवैल्यूएटर आपको 10 नंबर में 2 नंबर दे देता है, तो वहीं पे आपका मोटिवेशन, राइट, वहीं पे आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये स्किल सेट का एक क्वालिटेटिव टू क्वांटिटेटिव जर्नी है, वो कभी स्टूडेंट जो है कभी रियलाइज नहीं कर पाता। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आंसर राइटिंग इज नॉट राइटिंग अ परफेक्ट आंसर ऑन द फर्स्ट डे, इट इज लाइक अ स्प्रिंट, इट इज नॉट अ स्प्रिंट टू कंप्लीट इट इज अ लंबा रेस है ये, जो आपको धीरे धीरे आपकी पेस इस पे ग्रो होगी। तो यही हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और जो प्रॉब्लम दिनेश बच्चे फेस करते हैं वो ये है कि वो आंसर राइटिंग के फियर को अगर ओवरकम कर भी लें तब भी जो क्वालिटी फीडबैक और इवैल्यूएशन होना चाहिए, और इवैल्यूएशन होने के बाद जो उनके साथ वो 1-to-1 डिस्कशन है, वो एक गैप हमें बिल्कुल, लगता है कि बिल्कुल। बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? तो ये प्राइमरली रीजन भी है कि हम मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट ऑनलाइन में अब आंसर लिख भी देगा तो भी मेंटर्स से कैसे कनेक्ट कर पाएगा, और वो जो फीडबैक होती है वो पर्सनलाइज टच जब तक नहीं आएगी तब तक आपका आंसर में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की चांसेस बहुत कम हो जाती है। तो फीडबैक शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, फीडबैक शुड बी नॉट जस्ट क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव फीडबैक की बहुत जरूरत है। तो तभी हम जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं, जो 2 सेशन में हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, तो फैकल्टी खुद आपको एक आंसर आपके सामने लिखकर बताएगा, तब आप सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे कि हम कहाँ गलत हो गए। इसके बाद जब हम डीप डाइव करेंगे तो उसमें आपको खुद आपके आंसर्स को मेंटर्स आपके सामने इवैल्यूएट करेंगे, आपको रियल टाइम फीडबैक देंगे और आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप सामने इसी क्वेश्चन को वापस से लिख के दिखाइए। इसमें जो आपकी लर्निंग होगी, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स इन द मेंस एग्जाम। और दिनेश, अगर हम आंसर राइटिंग के फियर के बाद और फीडबैक में जो गैप्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों के प्रॉब्लम्स की, तो एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं समझता हूँ बच्चों को आती है वो ये है कि मेंस ओरिएंटेड कंटेंट मिलना मार्केट में, यानी कि मेंस ओरिएंटेड नोट्स बनाना, ऐसे नोट्स बनाना कि प्री और मेंस के बीच में आप मल्टीपल रिवीजन कर सकें, एग्जाम से एक हफ्ता पहले और एग्जाम से इमीडिएटली एक दिन पहले उन सब्जेक्ट्स को इफेक्टिवली कैसे रिवाइज करें, किस तरह के नोट्स बनाएं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों को। तो इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक? देखो, नोट्स इज द बैक एंड वर्क, आप ये आपका होमवर्क है। अगर आप बहुत अच्छा नोट्स बना देते हैं तभी आप एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर पाओगे। इट इज ह्यूमनली वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज ऑल 18 सब्जेक्ट्स टुगेदर, राइट, एंड रिप्रोड्यूस देम विद द क्वालिटी दैट इज नीडेड। तो वो तभी होगा जब आपका जो एनालिटिकल स्किल डेवलप्ड है, और वो तब होगा जब आप एक ही चीज को बार बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो हमारे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में जब हम थीम बेस्ड लर्निंग की बात करेंगे, उसमें हम वैसे नोट्स देंगे जिसमें नॉट जस्ट वी आर कवरिंग द टॉपिक, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स क्या क्या हैं हर टॉपिक के, वो कीवर्ड्स के साथ वो केस स्टडी और एग्जाम्पल्स और डेटा का जो सेट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका इंट्रोडक्शन लिखना आंसर्स किसी मेंस आंसर में वो इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। आपको पता होगा कि हाँ, अब इस क्वेश्चन का मैं किस तरीके से जो है एग्जाम्पल देते हुए एक पॉइंट को मैं सब्सटैंशिएट करूंगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक बहुत अच्छा कोलैबोरेटेड नोट्स हो। तो ये हमारे नोट्स वाले फॉर्मेट में सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट को, ताकि उनका नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, बट ऑल्सो रिविजन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ दैट फैक्ट इज वेरी प्रूडेंट। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात करी कि मेंस रिलेटेड स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या हैं, जैसे कि फियर ऑफ आंसर राइटिंग, मेंस ओरिएंटेड नोट्स का ना प्रिपेयर कर पाना, क्वालिटी फीडबैक का ना मिलना। अब इन सब प्रॉब्लम्स को दिनेश हमारा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम किस तरह से सॉल्व कर रहा है, अब हम उसकी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के पीछे आइडिया क्या है? तो सर, मेंस रेजिडेंशियल का बेस आइडिया ये है कि हम चाहते हैं, हम जानते भी हैं कि स्टूडेंट्स एक बार कहीं से फाउंडेशन की तैयारी कर लेता है तो घर से ही प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट, जो प्रीलिम्स टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, टू अंडरस्टैंड बेसिक फैक्ट्स, टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टू अप्लाई इट ऑन अ ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर, राइट। तो ये आप घर से कर लेते हैं स्टूडेंट्स मोस्टली। बट मेंस एक ऐसा स्किल सेट है आपको क्रैक करने के लिए कि आपको एक पर्सनलाइज्ड ह्यूमन टच चाहिए। इसकी ग्रोथ एवरी डे आपको दिख जाएगी, बट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की जो स्किल सेट है वो एक शॉट पे आपको मिल जाती है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है किस तरीके से सॉल्व करना। बट आंसर राइटिंग स्किल है, इट इज द प्रोसेस ऑफ से 60 डेज इन विच आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब पहला आंसर आप देखोगे आपने लिखा है और जो आखिरी आंसर मेन से पहले लिखोगे आप, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट कितना हुआ है।
तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम इसी प्रोसेस को जो है एक काफ़ी साइंटिफिक तरीके से एक प्रोग्राम के फॉर्मेट में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपको ऑनलाइन की तैयारी आप भले ही घर बैठे कर सकते हैं, अगर आप सेकेंड टाइम दे रहे हो टेस्ट या थर्ड टाइम दे रहे हो, आप जो है दिल्ली और जो मेक्का ऑफ यूपीएससी कहा जाता है वहाँ नहीं आना चाहते हो, बट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपने कहीं और तैयारी करी, कहीं पढ़ रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, और साइमल्टेनियसली आप ये देख रहे हो कि वेदर आई कैन क्लियर प्रीलिम्स और नॉट। एक बार जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आप 2 महीने की छुट्टी ले लीजिए या 3 महीने की छुट्टी ले लीजिए और रेसिडेंशियल प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करिए, ताकि आपका जो ये स्किल सेट का जो जर्नी है ये आपको मेंस में अच्छा नंबर ले आएगा, तभी आपकी रैंक में अच्छी रैंक मिल सकती है लिस्ट में। तो क्या मैं दिनेश इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि द बेसिक अंडरलाइंग आइडिया बिहाइंड एमआरपी या द फिलॉसफी बिहाइंड मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम इज दिस कि फाउंडेशन प्रोग्राम जो होता है किसी भी बच्चे का, वो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन प्रिपेयर करा जा सकता है, उसके लिए आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब चीज छोड़ छाड़ के वो आप ऑनलाइन भले ही कर लें, लेकिन मेंस की प्रिपरेशन के लिए जिस लेवल का रिगर और इंटेंसिटी चाहिए या जिस लेवल की गाइडेंस चाहिए वो ज्यादा इफेक्टिवली एक ऑफलाइन मीडियम में हो सकती है या एक रेजिडेंशियल या एक ऐसे इकोसिस्टम में हो सकती है जहां आप अपने साथ उन लोगों के साथ बैठे हैं जो मेंस की प्रिपरेशन उसी इंटेंसिटी से कर रहे हैं। राइट। तो ठीक है। और दिनेश, अब हम बात करेंगे कि आफ्टर वी हैव डिस्कस द आइडिया ऑफ एमआरपी की इसके पीछे पूरी फिलॉसफी क्या थी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि एमआरपी का स्ट्रक्चर क्या है, आपने इसको किस तरीके से इस प्रोग्राम को प्लान किया है? सर पूरा एमआरपी का जो प्रोग्राम है ये राइट फ्रॉम द डे यू हैव फिनिश्ड गिविंग योर प्रीलिम्स एग्जाम, ऑफ कोर्स 3-4 दिन का जो आपका रिफ्रेशमेंट पीरियड है, आप एक स्ट्रेस लेवल से बाहर निकलते हैं, तो उसको एंजॉय करने के बाद स्टार्ट होता है। सो गिव और टेक हम ये देखते हैं कि हम इस पूरे प्रोग्राम को 4 फेसेस में हमने डिवाइड कर लिया है। जो फर्स्ट फेस होता है वो है राइट फ्रॉम द डे यू फिनिश योर प्रीलिम्स टू जब आपका रिजल्ट आ जाता है, तो प्री रिजल्ट फेज हम देखते हैं एक फर्स्ट फेज। जो सेकेंड फेज होगा वो एक रिग्रेस स्किल सेट अपग्रेडेशन फेज बोल सकते हैं, जिसमें आपको बोथ सब्जेक्ट्स का नॉलेज और आंसर राइटिंग का स्किल सेट को आपको इम्प्रूव करने के लिए देंगे। जो थर्ड फेज है वो है रिग्रेस रिवीजन फेज, तो आपने जितनी भी तैयारी की, जितने भी इंफॉर्मेशन आपने इनपुट लिया है, उसको जब तक आप बार बार नहीं रिवाइज करेंगे वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी पे नहीं जाएगा, और तभी आप उसको रिप्रोड्यूस ढंग से नहीं कर पाओगे जब तक आपका सारा इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। और जो फोर्थ फेज है सर वो है सिमुलेशन फेज, जिसमें आपको वही स्ट्रेस एनवायरनमेंट में डाला जाएगा जस्ट बिफोर द मेंस, सो दैट आप जब मेंस जा रहे हो तो आपको वो एंजाइटी ना रहे और आप जो है बड़े कॉन्फिडेंटली आप अपना मेंस का एग्जाम लिख सकें। तो दोस्तों, दिनेश ने हमें बताया कि जो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है ये 4 फेजेस में डिवाइडेड है। अब हम दिनेश से एक एक करके इन सभी फेजेस को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो दिनेश, जो पहला फेज है हम उसकी बात करते हैं। तो मान लीजिए कि बच्चों का प्रीलिम्स एग्जाम हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर कब से ये आपका जो फेज 1 है ये किक इन करेगा और ये कितने दिनों का फेज होगा? यस, सो जो फर्स्ट फेज है हम लोग देख रहे हैं कि अराउंड 15 to 20 डेज का हम बना रहे हैं, और इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि कमीशन कब तक रिजल्ट आउट करती है। तो ये वाला पूरा फेज जो है हम लोग फोकस करेंगे एक ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग में, जिसमें हम टारगेट करेंगे हाई ROI बेस्ड सब्जेक्ट। तो ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स यूजुअली जब उनकी प्रीलिम्स की तैयारी होती है तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे ऐसे हो गया या GS4 हो गया जो एथिक्स का सब्जेक्ट है, उसकी प्रिपरेशन वो होलिस्टिकली नहीं करते हैं। तो एज सून एज यू फिनिश योर प्रीलिम्स आपके पास एक काफ़ी अच्छा नॉलेज बेस हो जाएगा कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट्स की, लाइक फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो हमारा फोकस ये होगा कि हम जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा है वो उस सब्जेक्ट्स पे हम फोकस करेंगे। तो इसमें जो पहला वीक होगा हम वो फियर ऑफ आंसर राइटिंग को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो द साइंस ऑफ आंसर राइटिंग पे हम 4-5 दिन का क्लास कंडक्ट करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये जो स्किल है ये कोई, इट इज़ नॉट गॉड गिवन, राइट, दिस कैन बी कल्टिवेटेड, राइट। तो ये चीज़ हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से बड़े सिंपल नॉलेज बेस से भी आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद हम GS4 दैट इज एथिक्स सब्जेक्ट, जो कि सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं एज रिजल्ट टू, मतलब विद रिस्पेक्ट टू कितना एफर्ट लगता है, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और एसए का जो सब्जेक्ट है, पेपर है, उस पर भी हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो गिव और टेक फर्स्ट फेज टिल द रिजल्ट ऑफ द प्रीलिम्स इज आउट हम एसए
एथिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, जो फियर ऑफ आंसर राइटिंग है इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, और एक सप्लीमेंट्री आंसर राइटिंग मॉड्यूल चलाएंगे जिसमें वो सारे सब्जेक्ट्स जो आपको काफ़ी अच्छे से ऑलरेडी पता है, जब आपने प्रीलिम्स में हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर कर लिया है, उसका आंसर राइटिंग इमीडिएटली हम स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों एमआरपी का जो फेज 1 होगा वो जिस दिन आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया उसके बाद 2-4 दिन की रेस्ट के बाद आपका वो फेज किक इन कर जाएगा, और वो जो फेज 1 है वो तब तक चलेगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता Right. प्रीलिम्स का। और ये जो फेज है इसके अंदर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसके अंदर दिनेश ने हमें बताया कि आर्ट एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग जो है उसके बारे में कुछ लेक्चर्स होंगे। इसके अलावा एस्से और एथिक्स पेपर, ये दो ऐसे पेपर्स जिन पे ज्यादातर बच्चे प्री से पहले जो ध्यान नहीं देते उनको कराया जाएगा, सो दैट एक फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन जो है इन सब्जेक्ट्स का वो आपका हो जाए। मतलब फर्स्ट राउंड आप एक बार उसको पढ़कर जो है वो हमारे पास आए। राइट। इसके बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, और प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद हम समझ रहे हैं कि एक ट्रांजिशन पीरियड होगा लगभग हफ्ते का, जिसमें स्टूडेंट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू जॉइन अस हेयर इन आवर कैंपस एट दिल्ली एनसीआर। तो फेज 1 और ट्रांजिशन पीरियड के बाद जो एक्चुअल प्रोग्राम है वो फेज 2 जो है, अगर मैं उसको कहूं, वो कैसे शुरू होगा, उसमें क्या होगा, इसके बारे में बताएं। तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स देश के हर कोने से हमें ज्वाइन करेंगे एमआरपी पे, हमारे कैंपस पे। तो हम जानते हैं कि कुछ दिन की डिले हो सकती है, तो जो भी स्टूडेंट जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएंगे बिफोर द सेकेंड फेज स्टार्ट्स इन, तो उस फेज तक हम जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं उनको रियल टाइम में आंसर राइटिंग बेस स्टार्ट कर देंगे। बट जो सेकेंड फेज है वो इफेक्टिवली स्टार्ट होता है जब सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ये फेज अराउंड 45 डेज का हमने प्लान रखा है, जिसमें हम GS2 और GS3 को डीप डाइव करेंगे। So 45 days would be the time period in which we will be covering the entire GS2, GS3 पेपर जो हैं, उसको हमने बहुत ही माइक्रो टॉपिक लिस्ट कर दिया है, और उसके अराउंड हम थीम्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक थीम बेस्ड लर्निंग हमने डिवाइस किया है, जिसमें हम पूरे थीम्स को फॉर GS2 एंड GS3, जिसमें स्टैटिक थीम्स एज वेल एज करंट अफेयर्स थीम्स दोनों को हम कवर करेंगे, और अराउंड से 110-140 थीम्स के आसपास हम पूरा नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स उनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो एनालिटिकल स्किल उनका बिल्ड हो सके। एंड इन द मीन टाइम इसी थीम्स के सराउंडिंग आपको डेली क्वेश्चन आंसर और आंसर राइटिंग का स्किल भी हमारे मेंटर्स के थ्रू स्टूडेंट्स में इम्पार्ट किया जाएगा। तो उनकी स्किल बिल्डिंग का जो ये फेस होगा ये अराउंड 45 डेज का होगा। तो फेज 2 जो है दोस्तों, वो बेसिकली उसका जो फोकस होगा वो GS पेपर 2 और GS पेपर 3 होगा। लगभग 45 दिन का ये फेज होगा, और दिनेश ने हमें बताया कि इस फेज के दौरान थीम बेस्ड लर्निंग जो है वो कराई जाएगी। तो दिनेश, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज थीम बेस्ड लर्निंग, क्या आप उसको एक एग्जांपल से हमें समझा सकते हैं? तो जो मेंस का आंसर होता है इस पे इवैल्यूएटर ये एक्सपेक्ट करता है कि एक होलिस्टिक नॉलेज हो। अब कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी थीम होती है, यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि हाँ ये सिर्फ GS3 में आ सकता है। अब इसका जो है बैकवर्ड लिंकेजेस आपको बाकी सारे सब्जेक्ट से करनी पड़ेगी, और फॉरवर्ड लिंकेजेस सारे करंट अफेयर्स जो हो रखे हैं अभी उसके साथ करना पड़ेगा, तभी आपका नॉलेज होलिस्टिक होगा, और यही नॉलेज फिर आपके बाकी सब्जेक्ट्स पे भी, पेपर्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल एसए में भी रिफ्लेक्ट करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि कमीशन ने अर्बन फ्लड्स का एक क्वेश्चन पूछा था, अब उसको उन्होंने GS1 में भी पूछ लिया ज्योग्राफी में, GS2 में गवर्नेंस के पार्ट पे पूछ लिया, और उसके बाद जो है GS3 में एज अ डिजास्टर पूछ लिया था। तो सिमिलरली जो भी थीम्स हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको हम अक्रॉस पेपर्स इसकी एनालिसिस हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज जैसा एक टॉपिक है। अब क्लाइमेट चेंज का एक स्टैटिक बैकएंड सिलेबस होता है, स्टैटिक होता है, वो आप अंडरस्टैंड किए। लास्ट 2 ईयर्स के एंटायर करंट अफेयर्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज ये हम आपको बताएंगे। तो क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट बेस्ड और क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन, ये आप GS1 सोसाइटी में भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज की फाइनेंसेस, ये आपको इकोनॉमी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन में भी किस तरीके से ग्लोबल पावर्स या ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस क्लाइमेट चेंज को परसीव करते हैं, और क्लाइमेट चेंज के फाइनेंसेस में क्या प्रॉब्लम है एट इंस्टीट्यूशनल लेवल। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पूछा जा सकता है। तो जब हम इस तरीके से थीम बेस्ड लर्निंग करेंगे तो आपका जो नॉलेज का स्कोप है वो वाइडन हो जाएगा, इट विल गो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, और तभी आपके जो आंसर्स आएंगे उसमें मेच्योरिटी दिखेगी, और इवैल्यूएटर को समझ में आएगा कि यस दिस पर्सन नोज द इन एंड आउट ऑफ द सब्जेक्ट। तो थीम बेस्ड लर्निंग पे ध्यान रहेगी इन द सेकेंड फेज।
तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि यूपीएससी की सिविल सर्विसेज मेंस के पेपर से एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी डिमांड क्या है। तो अगर हम पिछले सालों के कुछ पैटर्न देखें तो जैसा हमें दिनेश ने बताया कि एक टॉपिक को देखने के, एनालाइज करने के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं और उन्हीं मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को अपने आंसर में इंक्लूड करना और उसको इनोवेटिवली, क्लियरली रिप्रेजेंट करना, यही आपको मेंस के जो बेस्ट मार्क्स हैं वो दिला सकता है। और कहीं ना कहीं हमारा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में जो पेडागोजी है वो इसी के अराउंड है कि थीम बेस्ड लर्निंग हो सके और किसी भी एक थीम पे, किसी भी एक टॉपिक पे जितने भी पर्सपेक्टिव्स आपको उसमें हम दे पाएं वो हम देने की कोशिश करेंगे और उसी के आधार पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाएगी। और दिनेश, अब अगर हम बात करें कि फेज 1 में जैसे आपने बताया कि एसए, एथिक्स और जीएस पेपर 1 के सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप टेकअप करेंगे और फेज 2 में खास फोकस जो है वो जीएस पेपर 2 और पेपर 3 पे रहेगा। अब फेज 1 और फेज 2 में एक तरीके से फर्स्ट राउंड जो है ऑफ रिवीजन, ऑफ ब्रशिंग अप थिंग्स, वो हो जाएगा। True. फेज 3 में क्या होगा? तो सर हमारा मेमोरी ही एज ह्यूमन बींग्स इस तरीके से डिजाइंड है कि आप जब तक एक चीज को बार बार रिवाइज ना करो तो वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह जाता है। तो वो सिर्फ 3-4 दिन का ही आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे एंड एज सून एज यू कीप डंपिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन वो समवेयर इन द बैक एंड चला जाता है आपके मेमोरी में। तो हमारा फेज 3 एक काफी साइंटिफिकली प्रोग्राम्ड है कि आप पूरे सब्जेक्ट को GS1 से लेकर GS4 को आप 2 बार एटलीस्ट 2 टाइम्स इसको पूरा रिवाइज किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोग्राम अराउंड 17 to 20 डेज का होगा जिसमें आप पूरी रिवीजन करवाएंगे। हम जो भी थीम्स आपने पढ़ा है, जितने भी कीवर्ड्स याद किए हैं आपने, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी एनालिसिस किए, उसी को जल्दी से हम रिवाइज करेंगे ताकि आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों तैयार हो जाए और रिवाइज करके आपके फिंगर टिप्स पे सारी चीजें अवेलेबल हो ताकि आप जल्दी से जल्दी आंसर लिख सकें। तो ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ताकि आपका जो नॉलेज इनटेक है उसको, नॉलेज को रिप्रोड्यूस भी बहुत जल्दी किया जा सकता है। तो दोस्तों फेज 3 जैसा हमें दिनेश ने बताया, उसका जो प्राइम फोकस होगा वो ये होगा कि आप एटलीस्ट 2 राउंड ऑफ रिवीजन ऑफ ऑल द जीएस सब्जेक्ट्स कर सकें। और अगर मैं इनको पिछले फेजेस से जोड़ दूं तो फेज 1, 2 और 3 को मिला के अगर हम देखें तो एटलीस्ट 3 राउंड ऑफ रिवीजन ऑफ ऑल द कंटेंट जो है वो हम कर पाएंगे। राइट। और तो दिनेश मुझे एक बात बताएं कि फेज 2 और फेज 3, क्योंकि वो एक रेजिडेंशियल हमारे कैंपस में वो होगा फेज, तो हाउ विल अ टिपिकल डे लुक लाइक इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट? राइट। तो ये सबसे ज्यादा एंजाइटी वाली बात भी होती है। अब हम एक नए जगह पे आ गए, अब क्या होगा हमारे साथ, कि क्या स्टार्टिंग से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जो है स्टूडेंट की वेलबीइंग और स्टूडेंट का जो प्रोसेस है, एक डिसिप्लिन बेस्ड प्रोग्राम पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो हमने एक पूरे दिन को 3 स्लॉट पे डिवाइड कर दिया है। तो जो पहला स्लॉट होगा, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को सेल्फ एनालाइज खुद करें, वेदर ही इज गुड इन जीएस, उनका ऑप्शनल का प्रिपरेशन किस लेवल पे हो गया है। तो ये जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट स्लॉट है, ये एक दिन का फर्स्ट स्लॉट टिल 1 PM हम समझते हैं। उसमें आप सेल्फ स्टडी करिए, जो पिछले क्लासेस हैं उनकी क्लासेस को रिवाइज करिए, या फिर अगर आपको कोई टॉपिक ऑप्शनल से पढ़ने की चाहत है वो आप कर सकते हैं। हमारा क्लासेस जो ये सेकेंड स्लॉट में स्टार्ट होगा, तो आपका 1 PM से 5 PM के बीच में आपके क्लासेस कंडक्ट होंगे, जिसमें अगर आप फेज 2 पे हो तो आपको थीम बेस्ड लर्निंग होगी, अगर आप फेज 3 पे हो तो उसमें आपका रिग्रेस रिवीजन होगा। और उसके बाद जो थर्ड स्लॉट है ऑफ अ डे, वो आपके रेस्ट के बाद अराउंड 6:30 से लेके 9:30 तक हम कंडक्ट करेंगे, जिसमें आपका एक्टिव आंसर राइटिंग पे हम फोकस करेंगे। जो भी थीम आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड हम आंसर राइटिंग करवाएंगे उस पर। इस पूरे जो थर्ड स्लॉट है इसको भी हमने ग्रेजुअली जो है इसको इंक्रीज करने की कोशिश की है। आप स्टार्टिंग में, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में पहले दिन ही स्टूडेंट आके सबसे बेस्ट आंसर लिख दें, और उनके पास वो स्पीड भी नहीं होगी और क्वालिटी भी नहीं होगी। तो ये पूरा दिन जो थर्ड स्लॉट होगा उसमें एवरी वीक हम प्रोग्रेस करेंगे। तो फर्स्ट वीक में भी आप 3 क्वेश्चन लिख पा रहे हैं 1 घंटे में, और धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो और एवरी वीक हम एक क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश करेंगे। सो आफ्टर 7 वीक्स आप जो है एटलीस्ट 7 to 8 आंसर्स लिखने की क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्पीड दोनों आप एक्वायर कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरा दिन प्लान्ड है, जिसमें आपके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी है और आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, और हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और हमारे मेंटर्स भी आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन होलिस्टिकली कवर करेंगे। तो दोस्तों दिनेश ने बताया कि फेज 2 और फेज 3 के दौरान किस तरह से एक टिपिकल डे को
हमने प्लान किया है बच्चों के लिए, जिसमें 3 स्लॉट्स में इन्होंने बताया कि Right. पहला स्लॉट एक तरह से रिवीजन का स्लॉट है, जिसमें वो मेंटर से भी डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ भी मेंटरिंग ले सकते हैं। फिर फेज 2 होगा, जिसके अंदर आपको जो थीम बेस्ड लर्निंग है वो कराई जाएगी। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द डे लगभग 6:30 से लेकर 9:30 तक आपको आंसर राइटिंग जो है वो कराई जाएगी। और उसमें भी जो सबसे अच्छी बात मैं कहूँगा दिनेश, वो ये है कि कहीं ना कहीं आपने इसको डिजाइन करते हुए ये चीज का ध्यान रखा है कि जो बच्चे प्रीलिम्स पहली बार क्लियर करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइव्स, उनको भी ध्यान में रखते हुए आपने इसको धीरे धीरे लेवल जो है बढ़ाने का प्लान रखा है। Right. ठीक है, तो दिन के बाद अगर मैं हफ्ते की बात करूं, हाउ विल अ टिपिकल वीक लुक लाइक? तो पूरे वीक को भी हमने जो है एक 4 to 1 वाले कैटेगरी में स्प्लिट कर दिया है, जिसमें मंडे टू थर्सडे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है जीएस पे ज़्यादा फोकस करें। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑप्शनल को बिल्कुल छोड़ देंगे। आपका जो सेल्फ स्टडी वाला स्लॉट होगा, स्लॉट 1, उस पर आप ऑप्शनल का भी तैयारी कर सकते हैं। बट प्राइमरली एज एन इंस्टीट्यूशनल लेवल हम जो है जीएस पे हमारी कंटेंट डिलीवरी होगी, हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम जीएस पे होगी। तो मंडे टू थर्सडे हमारा जीएस चलेगा। उसके बाद जो 2 दिन है, फ्राइडे और सैटरडे, दिस विल बी प्योरली रिजर्व फॉर योर ऑप्शनल। तो आप इसमें ऑप्शनल की आंसर राइटिंग, आपने जो नोट्स पढ़े होंगे उनको रिवाइज करिए थरोली। और जो लास्ट डे है संडे, ये हमारा टेस्टिंग डे होगा, जिसमें आपके सेकेंड स्लॉट में आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर बोथ जीएस एंड फॉर ऑप्शनल, जिसका इवैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से हमारे इवैल्यूएटर्स करके आपको एक मेंटर गाइडेड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको सही में पता चलेगा कि एक वीक में जो आपने स्किल अपग्रेड किया है वो नंबर्स पे कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये 4 to 1 का हमने एक डिवीजन रखा है वीक वाइज। दैट्स नाइस। तो दोस्तों, दिनेश ने बताया कि एक हफ्ता जो है वो इन्होंने किस तरह से प्लान किया है। 4 to 1 मॉडल का नाम इन्होंने दिया है। 4 दिन जीएस होगा, 2 दिन ऑप्शनल होगा और 1 दिन इंटेंस टेस्टिंग होगी। तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में जनरल स्टडीज के साथ साथ ऑप्शनल की भी रिगरस आंसर राइटिंग विद फीडबैक जो है वो इस प्रोग्राम में करवाया जाएगा। Right. ठीक है, तो दिनेश अब मुझे ये बताएं कि फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया, फेज 3 हो गया, इसके बाद क्या होगा? सो अभी हम जो है आफ्टर रिवीजन द स्टूडेंट इज रेडी, उनके पास नॉलेज आ गया। बट बहुत बार ऐसे होता है कि हम जब सीधा टेस्ट लिखकर इवन दो वी आर रेडी और सीधे ही एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं, तो वो एक स्ट्रेस लेवल अलग होता है जब सब लोग बैग पहनकर घंटी का वेट करते हैं और फिर जाते हैं। और ये एक स्ट्रेस लेवल भी आपको आपका बेस्ट जो आप दे सकते हो उसको आपको एक सडन शॉक मिल जाता है। तो जो फेज 4 है वो एक सिमुलेशन फेज है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को सेम यूपीएससी एनवायरनमेंट में डालेंगे, जब सब लोग वैसे ही सीटिंग अरेंजमेंट के साथ GS1 GS2 ऑन द सेम डे लिखेंगे पेपर, फुल लेंथ टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट डे GS3 एंड GS4 लिखेंगे। तभी आपको समझ में आएगा कि 3 घंटे बैक टू बैक लिखने पर आपको जो एंजाइटी लेवल होगी उसको हम काम डाउन करेंगे। इसी चीज को हम 2 बार रिपीट करेंगे, तो टोटल ऑफ 8 टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे एंड उसके बाद ऑप्शनल की भी टेस्ट कंडक्ट करेंगे, सो दैट आपको जब आप जाओगे एग्जाम लिखने के लिए तो यू आर फ्रेश एंड यू हैव नो एंजाइटी इन योर माइंड एंड यू आर देयर टू परफॉर्म योर बेस्ट। तो दोस्तों, फुल एंड फाइनल फेज जो होगा एमआरपी का वो होगा साइमुलेशन फेज, जहां पे एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के अंदर एकदम जिस तरह से सिविल सर्विसेज का मेंस मॉडल्ड होता है, उसी मॉडल पे आपकी टेस्टिंग जो है वो कराई जाएगी। आप और आपके आसपास जो आपके साथी होंगे वो सारे उसी एग्जाम को लिख रहे होंगे। तो जो वो एग्जाम लाइक कंडीशन का स्ट्रेस होता है या जो एनवायरनमेंट होता है उसको रेप्लिकेट करने की हमारी कहीं ना कहीं एक कोशिश रहेगी। ठीक है, तो दिनेश मुझे अब ये बताएं कि इसमें किस तरह के ट्रेनर्स होंगे, क्या उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? राइट, सो हम हमारे मेजरली 3 टाइप्स के ट्रेनर्स होंगे। सबसे पहला जो आपके ट्रेनर्स होंगे वो होंगे आपके फैकल्टीज। दे आर द बेस्ट गाइड एंड दे आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है उनके जर्नी में, बहुत सारे रैंक्स हमने अचीव किए हैं। तो वो आपको एक्टिवली थीम्स के थ्रू, रिवीजन के थ्रू और आंसर राइटिंग, ये आपको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरे सेट ऑफ ट्रेनर्स ऐसे होंगे जो एसोसिएट फैकल्टीज होंगे, मेंटर्स होंगे एंड इवैल्यूएटर्स होंगे। ये आपको हेल्प करेंगे कि आप जो डेली के आंसर लिख रहे हैं ये फीडबैक, एक्टिव फीडबैक आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप पे वो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये आप स्टूडेंट्स के साथ ऑन अ डेली बेसिस इंटरेक्ट करते रहेंगे, सो दैट वो एक फैमिली टाइप एनवायरनमेंट आ जाए, एक गुरुकुल टाइप फीलिंग आ जाए, जिसमें आपको एक एक्टिव अपस्किलिंग आपकी हो सके विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग। और तीसरे लेवल ऑफ जो हमारे पास इंस्ट्रक्टर्स होंगे वो आपकी वेलबीइंग का ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपके जो है
हेल्थ वाइज आपकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होगी वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो एक डाइटिशियन होंगे प्रॉपर, वो आपको डाइट प्लान्स बताएंगे, आपको जो फूड होगा वो हाईली न्यूट्रिशियस हमारे ही कैंटीन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, हमारे पास फिटनेस ट्रेनर्स होंगे या फिर योगा ट्रेनर्स होंगे, वो आपकी छोटी छोटी क्लासेस लेंगे वेन एवर यू रिक्वायर अ स्ट्रेस रिलीव एक्टिविटी। एंड थर्डली, ऑफ कोर्स, इफ देयर इज एनी मेडिकल इमरजेंसी, वी हैव डॉक्टर्स टू हेल्प यू आउट। तो ये एक होलिस्टिक प्रोग्राम है इन विच आप अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तो हम अपनी पूरी कोशिश ये करेंगे कि आपका हेल्थ और आपकी जो पढ़ाई है इसको एक होलिस्टिक तरीके से कवर करेंगे, ताकि आप कॉन्फिडेंटली मेंस को क्लियर करें और आपका नाम जो है रैंक लिस्ट पे आए। तो दोस्तों, स्टडी आईक्यू का जो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है उसका फोकस ना केवल सिर्फ लर्निंग पे होगा, बल्कि इसको बहुत ही होलिस्टिकली डिज़ाइन किया गया है आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग को भी ध्यान में रखते हुए। हमें जैसे दिनेश ने बताया कि इस प्रोग्राम के दौरान प्रोफेशनल डॉक्टर, डाइटिशियन, फिटनेस ट्रेनर्स, ये सब लोग भी रहेंगे, सो दैट आप एकदम स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में अच्छे से, सिर्फ आपका जो फोकस है वो प्रिपरेशन पे होगा और बाकी सब चीज़ें आपको एक तरीके से सारी टेक केयर कर ली जाएंगी। और दिनेश, मुझे ये बताएं कि एमआरपी के अंदर, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम होगा जहाँ पे सारे मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो क्या इसमें ऐसे बच्चे भी आ सकते हैं जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ बट वो मेंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं? सर, हम ये फोकस ये कर रहे हैं कि हम एक इकोसिस्टम बिल्ड करें जिसमें हर स्टूडेंट का मोटिवेशन लेवल उतना ही ज़्यादा हो, सो दैट एक दूसरे को एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में तो रहेंगे ही रहेंगे, एज वेल एज एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में भी रहें। तो उसमें क्या होता है कि यू टेक समथिंग, जो एनर्जी क्रिएट होगी उससे आप सीखोगे। तो हम चाहते हैं कि जो मेंस प्रीलिम्स क्लियर करें वो ही स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में, ताकि वो एनर्जी लेवल ज़्यादा रहे, वो कोलैबोरेशन हो जाए स्टूडेंट्स के बीच में, वो मोटिवेशन लेवल उतना ही हो कि नेक्स्ट 100 डेज में वी हैव टू कट द ट्री ऑफ द मेंस एग्जाम। तो वो चीज़ तभी पॉसिबल होगा जब सबकी मोटिवेशन लेवल सेम होगी। तो हम चाहते हैं कि प्रीलिम्स क्लियर्ड स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं इस पे, और तभी हम साथ में मिलकर ये एग्जाम को क्लियर कर सकेंगे। तो दोस्तों, दिनेश ने जैसे हमें बताया कि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में किसी भी साल का अगर वो प्रोग्राम होगा तो उस साल का जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे वही एमआरपी के लिए एलिजिबल होंगे, सो दैट ये एक कोहेसिव ग्रुप बन सके जिनका सबका एक टारगेट हो कि हमें इसी साल का मेंस जो है वो क्रैक करना है, ताकि एक एनर्जी लेवल और एक जो मोमेंटम है और एक जो यूनिटी ऑफ पर्पस है, अगर मैं इसको ऐसे कहूं, वो पूरे ग्रुप का रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों, ये थी मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम की डिस्कशन विद आवर डायरेक्टर ऑफ एमआरपी दिनेश मूर्ति। इसके अलावा मैं आपके कुछ और डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं। दोस्तों, 2024 के मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हैं बाय एनरोलिंग इन आवर P2I बैच फॉर 2024। अब अगर आपका P2I 2024 बैच में आप एनरोल करते हैं लेकिन आपको प्रीलिम्स 2023 जो है वो भी आप क्लियर कर लेते हैं, तो उस केस में आप MRP 2023 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और वो बच्चे जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं और 2025 के MRP के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो हमारा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच 2025 परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि जो बच्चे P2I 2025 परचेज करेंगे लेकिन उनका 2024 या इवन 2023 का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, तो वो हमारे MRP 2024 और MRP 2023 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम को रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे वो इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी ऐसी कोई चीज है जो आप चाहते हैं, जो आपकी अभी भी अनआंसर्ड है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताएं। वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। और आने वाले कुछ दिनों में मैं मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम की जो डिस्कशन है वो और ज्यादा हमारे जो फैकल्टीज उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके साथ भी लेकर आऊंगा, सो दैट आपको ठीक से अच्छे से एक आइडिया लग जाए कि स्टडी आईक्यू मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम को किस तरीके से रन करने का सोच रहा है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। थैंक यू दिनेश फॉर दिस सेशन। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। स्टडी आईक्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।